अनुज अभी पुलिस स्टेशन जाने के रास्ते में ही था कि तभी यश का फोन आ गया। सर, रीना जयपुर के लिए निकल चुकी है। एक काम करो, उसे वहीं से लेकर आओ। सर, हमें वापस आते आते सुबह हो जाएगी। यह सुनकर अनुज ने गाड़ी वापस घर की तरफ घुमा ली और अपने घर की तरफ जाते हुए उसने अश्विन को भी कॉल कर यह खबर पहुंचा दी। यह सुनकर वह बोला कि वह उसके घर कोमल से मिलने आ रहा है। अब अनुज ने अपनी गाड़ी एक ढाबे के पास रोकी तो उसे देखकर ढाबे वाले ने सलाम किया और बड़े मान से पूछा, सर खाएंगे या ले जाएंगे? आज तो पैक कर दो। सर, वही रेगुलर या कुछ नया? नए में क्या है? सर, आज वेज में चापे और नॉन वेज में लेमन चिकन है। अब अनुज को कोमल की मम्मी का ध्यान आया कि वह मांसाहारी नहीं खाती, इसलिए उसने दाल, सब्जी, रोटी और चापे पैक करवा ली। जब उसने ढाबे वाले को पैसे पकड़ाए तो वह गर्व से बोला, सर आपकी देखा देखी और पुलिस वाले भी पैसे देने लग गए हैं। यह सुनकर अनुज मुस्कुराकर वहां से चल दिया। अश्विन हाथ में ड्राई फ्रूट का डिब्बा लेकर पहुंचा तो अनुज ने कहा, तू कब से यह फॉर्मेलिटी करने लगा? अरे यार, कोमल मेरी भी दोस्त है, उसकी सेहत का ख्याल रखना तो बनता है। अब अश्विन सुनंदा से मिला तो पुरानी दोस्ती होने की वजह से वह भी उससे प्यार से मिली। फिर उसका और उसके घरवालों का हालचाल पूछने लगी। आंटी डैड तो रिटायर होने के बाद मम्मी को लेकर शिमला ही बस गए हैं। अच्छा किया, इस शहर की धूल मिट्टी में क्या रखा है। अब वह कोमल से मिला जो अपनी माँ की हाथ की बनी खिचड़ी खा रही है। कुछ देर उसके पास बैठने के बाद सुनंदा ने डिनर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। डिनर टेबल पर भी वे तीनों इधर उधर की बात करते रहे और फिर जब डिनर के बाद अनुज और अश्विन बालकनी में खड़े ड्रिंक कर रहे थे तो सुनंदा ने टोकते हुए कहा, अनुज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनुज अश्विन की तरफ देखने लगा तो उन्होंने कहा, अश्विन कौन सा पराया है, वह भी हमें ज्वाइन कर सकता है। सुनंदा के गंभीर चेहरे को देखकर दोनों ड्रिंक का गिलास बालकनी के एक कोने में रखकर ड्राइंग रूम में आ गए, जहां सुनंदा जी ने पहले से ही अश्विन का लाया ड्राई फ्रूट का डिब्बा खोलकर रखा हुआ था। अश्विन ने काजू के 2-3 दाने उठाए तो वही अनुज सुनंदा जी से पूछने लगा, आंटी कोई सीरियस बात है क्या? तुमने मेरी बेटी का क्या हाल बना रखा है? जी मैं कुछ समझा नहीं। तुम इतने नासमझ तो नहीं लगते। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे होते हुए भी कोमल कितना अकेला महसूस करती है और उस पर से यह पथरी की सर्जरी। पर आंटी, जितना मुझसे होता है मैं कोमल को हमेशा टाइम देता हूँ। अनुज ने सफाई दी पर सुनंदा अभी भी चुप होने के मूड में नहीं है। क्या टाइम? कितने रातें मेरी बच्ची ने मुझसे बात कर गुजारी है। इस 1.5 साल की शादी में तुम उसे हनीमून के अलावा कहीं और लेकर भी गए हो। तुम्हें पता भी है कि वह कितने दिन बिना खाए पिए या बाजार का खाना गुजार देती थी, क्योंकि उसका पति घर नहीं आता था तो वह अकेली खाप का कर क्या करे। सुनंदा चिल्लाई तो अश्विन ने अनुज के गंभीर चेहरे को देखा। आंटी हमारी लव मैरिज है, कोमल को शुरू से मेरी जॉब का पता था। अब अनुज की आवाज भी तेज हो गई। मुझे कुछ नहीं पता, तुम या तो जॉब देख लो या मेरी बेटी। अब इससे पहले अनुज कुछ बोलता अश्विन बोल पड़ा, आंटी आप अनुज को थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे यकीन है वह सब ठीक कर देगा। देखो, तुम्हारे दोस्त के पास 6 महीने हैं। अगर उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी को सीरियसली नहीं लिया तो फिर तुम खुद समझदार हो। यह कहकर वह अपार्टमेंट में बने दूसरे बेडरूम में चली गई। अश्विन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू परेशान मत हो, 6 महीने बहुत होते हैं। यार मैं तो यह सोच रहा हूँ कि यह खुद से बोल रही है या कोमल ने इन्हें कुछ कहा है। तू अपनी तरफ से कोमल से कुछ मत कहना, वो अभी इस हालत में नहीं है कि यह प्रेशर ले ले। हाँ, अगर वो खुद कुछ कहे तब सोचियो। अब अश्विन उसे कुछ देर और ऐसे ही हौसला बंधाकर चला गया और सुनंदा के दिए अल्टीमेटम ने अनुज की नींद ही उड़ा दी है। सुबह करीब 10 बजे रीना, यश और एक लेडीज कांस्टेबल के साथ गुस्से में दंदनाती हुई रीना दाखिल हुई। आप लोगों से किलर पकड़ा नहीं जा रहा तो आप हमारे पीछे पड़ गए हैं। अनुज और अश्विन ने रीना की ऊंची आवाज सुनकर उसे तो कुछ नहीं कहा पर यश को बोले, मैडम को जरा इंटेरोगेशन रूम में लेकर आओ।
यह सुनकर लेडीज कांस्टेबल उसे लेकर उस रूम में पहुंच गई और कुछ सेकंड्स बाद वे दोनों भी वहां पहुंच गए। जब 3 साल पहले आप अपने बॉयफ्रेंड पर जानलेवा हमला किया था तो आप कितने दिन जेल में रही थी? अनुज की यह बात सुनकर रीना के होश उड़ गए। अब आपको कुछ दिखाते भी है। अब अनुज ने अपना फोन उसकी तरफ किया तो उसे एक गाड़ी अमन का पीछा करती नजर आई तो उसने सवालिया नजरों से दोनों को देखा तो अश्विन ने जेब से चिंगम निकाली और चिंगम चबाते हुए रीना की तरफ देखने लगा और अनुज रीना की तरफ देखते हुए बोला, चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपने अपने बॉयफ्रेंड को इसलिए मारा क्योंकि वह आपसे टू टाइमिंग कर रहा था, यानी उसका अफेयर था। जब उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की तो आप 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रही। बाद में रितेश ने केस वापस ले लिया क्योंकि आपने उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद आपके पेरेंट्स ने आपके एंगर इशू को ओवरकम के लिए आपको रिहैब भेजा। अब रीना का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है पर रीना ने हार नहीं मानी। इससे क्या साबित होता है? यही कि अमन ने भी किसी अफेयर के चलते शुभांगी के साथ शादी तोड़ी और यहाँ तक कि उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया और इसी बात से नाराज होकर आप उस मर्डर वाली रात उसकी गाड़ी में छिपी और फिर आपने मौका देखकर उसका किल कर दिया। अनुज के मुंह से यह सुनकर रीना का गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह अब क्या कहें। अब अनुज के मुंह से अपनी करनी सुनकर रीना के चेहरे का रंग उड़ता देख अश्विन बोला, देखो तुम भी कोई सफाई देने के लिए आजाद हो। अब रीना कुछ मिनट अनुज और अश्विन को देखती रही और फिर हिम्मत कर बोली, सर यह बात ठीक है कि मैंने रितेश पर जानलेवा हमला किया था और फिर उसकी गर्लफ्रेंड को मारने की भी धमकी भी दी थी और मुझे अमन पर भी उतना ही गुस्सा आ रहा था, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा अमन के मर्डर में कोई हाथ है। यह कहते हुए रीना का गला सूखने लगा तो अश्विन ने उसकी तरफ टेबल पर रखा पानी का गिलास सरका दिया। मिस रीना, सारे सबूत आपके खिलाफ है। क्या मतलब? अनुज की बात सुनकर वह चौंक गई। जितने भी मर्डर हुए सब उस बॉल पॉइंट पेन से हुए और आपने भी अपने बॉयफ्रेंड पर पेन से वार किया था। रीना को काटो तो खून नहीं जैसी वाली हालत हो गई। सर जब रितेश ने मुझे अपने अफेयर के बारे में बताया तो मैं कुछ लिख रही थी और मुझे जब गुस्सा आता है तो जो मेरे हाथ में होता है मैं उसी से मारना शुरू कर देती हूँ। आप चाहे तो उस रहब या मेरे पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। अब अश्विन अनुज की तरफ देखने लगा तो उसने रीना से सवाल पूछा, आप उस रात अमन का पीछा क्यों कर रही थी? सर मैं क्यों अमन का पीछा करने लगी? उसने अब मुंह बना दिया तो अनुज ने यश को इशारा किया और तभी यश अपने साथ मेहुल को लेकर कमरे में दाखिल हुआ। यह देखकर रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस मेहुल तक पहुंच जाएगी। उसने एक नजर मेहुल को देखा जो सिर झुकाए खड़ा है। अब यश ने मेहुल को बैठने का इशारा किया तो वह डरते हुए अनुज और अश्विन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। आपको क्या लगा मिस रीना आप मेहुल को शहर छोड़ने के लिए कहेगी और हमें पता नहीं चलेगा? हम काफी दिनों से आप पर नजर रख रहे थे। अनुज के मुंह से यह सुनकर रीना झेंप गई तो अश्विन बोला, अब तुम बताऊंगी या तुम्हारा पार्टनर इन क्राइम बोलेगा? रीना ने फिर पानी का घूंट पिया और बोली, सर उस रात शुभांगी के घर से निकलने के बाद मैं मेहुल के साथ अमन की लोकेशन ट्रैक कर क्लब पैराडाइज गई थी। मेहुल ने मेरे कहने पर ही गाड़ी ली थी। मुझे अमन पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि उसे आग लगा दूं। एक तो उसने शुभांगी को धोखा दिया और ऊपर से उसे प्रेग्नेंट कर दिया। शुभांगी मेरे बचपन की दोस्त है, उसने हमेशा मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। एक वही थी जो मुझे उस रहब में मिलने आती थी और अब मुझसे उसकी यह ब्रेकअप वाली तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अमन को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी और वो नहीं माना तो उसकी उस गर्लफ्रेंड के सामने उसकी असलियत लाऊंगी। अब रीना ने गहरी सांस ली तो अश्विन बोला, मेहुल अब आगे तुम बताओ। सर मैं रीना के कहने पर गाड़ी किराए पर लेकर वहां पहुंच गया। गाड़ी मैं चला रहा था और रीना मेरे साथ थी। हमने जानबूझकर काले शीशे वाली गाड़ी ली थी ताकि हमें कोई पहचान ना पाए।
हमने अमन का पीछा किया और जब गाड़ी एक सुनसान गली में जाकर रुक गई तो वहां हमने देखा कि वे दोनों तो फिजिकली इन्वॉल्व है। तो हमने कुछ देर उनका वेट किया और जब वे वहां से निकले तो हम उनके पीछे फिर लग गए, पर थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी रुक गई और अमन काफी दूर निकल गया। मैंने रीना को समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया और खुद गाड़ी ठीक कराकर सुबह गाड़ी वापस कर दी। फिर उसी सुबह अमन के मर्डर की खबर आई तो हम डर गए और सोचा इस शहर से निकलने में ही मेरी भलाई है। आप चाहे तो मैं उस मैकेनिक का पता बता सकता हूँ जिसके पास मैं गाड़ी लेकर गया था। अमन का पीछा करने की क्या जरूरत थी? क्लब पैराडाइज में उससे बात कर लेते। अश्विन का सवाल है। सर, मैं उससे और उसकी गर्लफ्रेंड से बात करना चाह रही थी पर वह क्लब में अपने दोस्तों ने साथ था, रीना ने जवाब दिया। लेकिन मिस रीना, आपके पेरेंट्स तो कह रहे थे कि आप घर पर थी। अब अनुज ने सवाल किया। सर, मैं अपने पेरेंट्स के सोते ही अपनी छोटी बहन की मदद से निकल गई थी। मेहुल, आपने रीना को घर से क्यों नहीं लिया? सर, वो दूर रहती है, मैं आता तो उल्टा पड़ता। दूसरा, उसकी कॉलोनी में भी कोई जानने वाला देख सकता था, उसने झुकी नजरों से कहा। अब अश्विन और अनुज ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बात की तो उसकी बात के इशारे को समझकर उसने कहा, विक्टिम का पीछा करना और फिर इस बात को छुपाना भी एक क्राइम है। मिस रीना, आपको यह सब पहले बताना चाहिए था। यश, मेहुल से उस मैकेनिक का एड्रेस लो और इन दोनों की कल रात की लोकेशन ट्रेस करो कि यह उस रात को आखिरी बार कहाँ रुके थे। जब तक यह होता है तब तक आप दोनों पुलिस कस्टडी में रहेंगे और आप चाहे तो अपने वकील से बात कर सकते हैं। अनुज के यह बोलते ही यश और लेडीज कांस्टेबल उन दोनों को वहां से ले गए। उनके जाते ही अनुज ने जोर से एक लात कुर्सी पर दे मारी तो अश्विन हंसते हुए बोला, क्यों कोमल की मम्मी का गुस्सा इस कुर्सी पर उतार रहा है? यार, इस किलर ने तो जिंदगी हराम कर दी है। नौकरी में प्रमोशन अटका हुआ है और पर्सनल लाइफ में सांस ने दिमाग खराब कर दिया है। उसने अब कुंठा से बालों में हाथ फेर दिया। रिलैक्स कर और कुछ खा ले, तेरी शक्ल बता रही है कि तू घर से बिना खाए आया है। हम अपनी सासू माँ के हाथ का बना कुछ भी खाने का मन नहीं था मेरा, उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अच्छा, यह किलर मिलेगा तो क्या करेगा? इसे इनकाउंटर में मार दूंगा। यह सुनकर अश्विन फिर हंसने लगा पर तभी करण का नंबर अपने फोन पर फ्लैश होते देख उसका चेहरा गंभीर हो गया। हाँ करण। अब करण ने उसे जो बताया उसके बाद वह वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया। कहाँ जा रहा है? इस किलर का तो पता नहीं पर आज सम्राट जरूर हाथ आ जाएगा। यह कहकर अश्विन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है।